क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अवकलज के अनुप्रयोग एक्सरसाइज 8 का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन 7 तक हल कर लिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 8 है क्या, उसको पढ़ेंगे कि एक साबुन के गोलीय बुलबुले। प्रश्न को तब तक पढ़ना है तब जब तक समझ नहीं आ जाए। एक साबुन के गोलीय बुलबुले की त्रिज्या यानी कि गोले, बुलबुला कैसा होता है, गोलाकार होता है। इस जगह पर गोले की जो त्रिज्या है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी कि वृद्धि हो रही है। इसका मतलब 0.2 पिछली वीडियो में बताया था आपको कि ये क्या दिया गया है, 0.2 त्रिज्या में वृद्धि हो रही है। सेंटीमीटर का मतलब तो है हमारा इस टाइम यहाँ पर dr, त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, सेकंड यानी कि समय, dr अपॉन dt हमको दिया गया है 0.2। अब किसका लेना है, प्लस का या माइनस का। आगे देखेंगे कि दर से वृद्धि हो रही है। अगर वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब हमको 0.2 किसका लेना है, प्लस का। अगर ह्रास हो रहा है यानी कि कमी हो रही है त्रिज्या में तो उसको क्या लेना है, हमको माइनस का लेना है। उसके बाद देखिए इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया को हम S मान लेंगे। तो S में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि की दर ज्ञात करो। अगर किसके सापेक्ष बताया था पिछली वीडियो में, किसी के भी सापेक्ष नहीं दिया गया है तो हमको समय के सापेक्ष दर ज्ञात करनी होगी। जबकि बुलबुले की त्रिज्या प्रारंभ में कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। उसके बाद यहां से आगे सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तथा इसके आयतन में यानी कि आयतन को हम v मान लेंगे, बुलबुले के आयतन को v मान लेंगे। उसमें भी वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए, समय के सापेक्ष ही करेंगे। जबकि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है प्रारंभ में। तो पहला क्वेश्चन हल करते हैं। उसके लिए सबसे पहला काम आप लोगों को बताया था कि माना बुलबुले यानी कि गोला, बुलबुले की त्रिज्या r, उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल S, सरफेस एरिया तथा वॉल्यूम यानी कि आयतन V है। सबसे पहला काम हमारा ये होता है। उसके बाद पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है, हमको जो दिया गया है वो लिखना है। पहला क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है, सबसे पहले देखेंगे कि जबकि बुलबुले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यहां तक हमारा पहला क्वेश्चन है। तो r बराबर 7 सेंटीमीटर हमको प्रारंभ में बुलबुले की यानी गोले की त्रिज्या दी गई है। उसके बाद ये कह रहा है कि त्रिज्या में यानी कि r में परिवर्तन हो रहा है या वृद्धि हो रही है कितने की दर से, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है। किसके सापेक्ष हो रही है, सेकंड का मतलब समय के सापेक्ष हो रही है। ये दो चीज हमको दी गई है। और क्या पूछा है कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि S माना है हमने। पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि की दर ज्ञात करो, समय के सापेक्ष हम ये ज्ञात करेंगे। ds अपॉन dt हमको ज्ञात करना है। उसके बाद देखिए ये हमको दिया गया, ये हमने मान लिया, ये हमको ज्ञात करना है। उसके बाद हम जानते क्या है, हम जानते हैं कि बुलबुले यानी कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, S बराबर 4 पाई r²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r²। अब S बराबर हमने 4 पाई r² लिख लिया फॉर्मूला। इसका हमको डिफरेंशियल करना है। मैंने आपको बताया था कि इस प्रश्नावली में सारे के सारे क्वेश्चनों का कम से कम एक बार डिफरेंशियल जरूर होगा।
तो यहाँ पर इस फॉर्मूले का, इस सूत्र का हमको डिफरेंशियल करना है, किसके रेस्पेक्ट में करना है, यहाँ पर देखिए और इस जगह पर देखिए, टी के रेस्पेक्ट में, समय के सापेक्ष, यानी कि समय टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब हम अवकलन करेंगे एस, एस का डिफरेंशियल होता है ds अपॉन dt, टी के सापेक्ष, जो हमको क्या है ज्ञात भी करना है, ds अपॉन dt बराबर 4 पाई, ये क्या है कांस्टेंट है, इनको बाहर रखेंगे और आर स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे, किसके सापेक्ष चल रहा है यहाँ पर, टी के सापेक्ष, आर स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2r डॉट आर का dr अपॉन dt, आर स्क्वायर का 2r डिफरेंशियल नहीं होता टी के सापेक्ष, 2r तो r के सापेक्ष होता है, टी के सापेक्ष 2r dr बाई dt, ये होगा। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा 8 पाई और r का हम मान रख देंगे, हमको त्रिज्या प्रारंभ में कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो हम r की जगह पर रखेंगे 7 और dr अपॉन dt का मतलब है त्रिज्या में परिवर्तन, कितना दे रखा है 0.2, 0.2 पाई का मान इस जगह पर अगर रखना है तो रख सकते हो, अगर नहीं भी रखेंगे तो हमारा आंसर सही है। तो हम इस जगह पर पाई का मान रख रहे हैं, क्योंकि 7 कटेगा, पाई का मान होगा 22/7, तो 22/7 हमने पाई का मान रख दिया, यहाँ 7 से ये 7 कट जाएगा और हमारा 8 इंटू 22 इंटू 0.2 करेंगे तो क्या आएगा 35.2। अब इसकी क्या है, हमको इकाई लिखनी है, इकाई क्या होगी, इसका मान आए ds बाई dt का, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में समय के सापेक्ष वृद्धि, यानी कि प्लस में अगर आंसर आ रहा है तो इसका मतलब वृद्धि हो रही है, अगर माइनस में आंसर आता है तो कमी हो रही है, ह्रास हो रहा है। इस जगह पर पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है, उसकी इकाई क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल की इकाई होती है इस जगह पर सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे सेंटीमीटर में क्वेश्चन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, बटे समय की होती है इस जगह पर सेकंड मिनट, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम सेकंड लिखेंगे। तो हमारा जो लास्ट की लाइन होगी वो क्या होगी, अतः बुलबुले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिखना है, अतः बुलबुले का पृष्ठीय क्षेत्रफल में 35.2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट यहां से स्टार्ट है, तथा इसके आयतन में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए, यानी कि v में समय के सापेक्ष वृद्धि हमको ज्ञात करनी है, परिवर्तन ज्ञात करना है, जबकि बुलबुले की त्रिज्या क्या है 5 सेंटीमीटर है और दोनों क्वेश्चनों के लिए ये 0.2 सेम है, केवल यहां पर हमको त्रिज्या जो है प्रारंभ में 5 सेंटीमीटर कर दी। तो दिया है, क्या दिया है हमको, dr बाई dt त्रिज्या में जो चेंज हो रहा है वो किस दर से हो रहा है, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से चेंज हो रहा है। उसके बाद क्या लिखना है, त्रिज्या जो है हमारी रेडियस वो कितनी है 5 सेंटीमीटर, तब हमको ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि आयतन में, क्या ज्ञात करना है, आयतन में वृद्धि की दर, अब किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष ज्ञात करनी होगी। किसी के सापेक्ष नहीं लिख रहा है तो समय के सापेक्ष ज्ञात करेंगे, अगर ऐसा लिख रहा है आयतन में वृद्धि की दर त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करो तो हमको dv अपॉन dr ज्ञात करना होता, इस जगह पर हमको ये ज्ञात करना है। अब हम जानते हैं कौन सा फॉर्मूला है कि बुलबुले का आयतन, बुलबुले यानी कि गोले का आयतन, आयतन जिसको हमने क्या माना है, v माना है, v बराबर क्या होता है, गोले का आयतन 4/3
पाई आर क्यूब। ये होता है हमारा गोले के आयतन का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का हमको डिफरेंशियल करना है, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, टी के रेस्पेक्ट में। तो लाइन लिखनी होगी समय टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अवकलन कर रहे हैं v का dv बाई डी टी 4/3 पाई, कांस्टेंट राशियां हैं, इनको बाहर रखेंगे। आर क्यूब का डिफरेंशियल करना है, क्या हो जाएगा 3r² और r का dr बाई डी टी। टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो गया, 3 से ये 3 कट जाएगा। उसके बाद 4 पाई r², यानी कि r क्या है हमारा 5 है। r कितना दिया गया है, त्रिज्या रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। और ये कितना दे रखा है, त्रिज्या में परिवर्तन दोनों क्वेश्चनों के लिए 0.2 सेंटीमीटर 1 सेकंड में बढ़ रही है त्रिज्या। उसके बाद पाई का मान यहां पर रखने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि अगर हम पाई का मान रखेंगे तो 22/7 यानी कि 7 नहीं कट रहा है, तो इस जगह पर हमको 5 का वर्ग करेंगे 25 का 4 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 का 0.2 से गुणा करना है, 100 का 0.2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 पाई। कैसे, 0.2 का मतलब होता है 2/10, यानी कि 1/5, 5 से 1 5 कट जाएगा, यानी कि 5 × 4 20 पाई। अब इसकी हमको क्या लिखनी है, इकाई लिखनी है, क्या हो जाएगी। सबसे पहले वॉल्यूम की देखते हैं, क्या होती है सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद बटे में क्या है, समय है, यानी कि इस जगह पर सेकंड में चल रहा है। तो लास्ट में लाइन हम लिखेंगे कि अतः गोलाकार गुब्बारे या बुलबुले की का आयतन 20 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक नली में 13 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बालू उंडेली जा रही है। एक नली से 13 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, इसका मतलब देखिए सेंटीमीटर क्यूब अगर कहीं पर है तो क्या दिया गया है, वो आयतन। अगर स्क्वायर है तो क्षेत्रफल, अगर सेंटीमीटर है या मीटर है तो इसका मतलब लंबाई चौड़ाई आदि। तो सेंटीमीटर क्यूब का मतलब इस जगह पर आयतन है, यानी कि डीवी, और सेकंड का मतलब क्या है अपॉन dt। 13 सेंटीमीटर क्यूब बालू 1 सेकंड में डाली जा रही है। तो उससे क्या होता है, उस उंडेली गई बालू से एक शंकु का निर्माण इस प्रकार होता है कि शंकु की ऊंचाई, जैसे हम किसी नली से रेत डालते हैं तो वहां पर एक शंकु जैसा एक आकृति बन जाती है। उस आकृति की बात चल रही है यहां पर कि इस प्रकार से निर्माण होता है कि शंकु की ऊंचाई, यानी कि शंकु की ऊंचाई क्या है h, शंकु की ऊंचाई उसकी आधार की जो त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या यानी कि r, उसका 1/6वां भाग है, 1/6वां भाग है। तो बालू के शंकु की ऊंचाई में यानी कि h में, जो शंकु की ऊंचाई h है, उसमें किस गति से वृद्धि हो रही है। जैसे जैसे बालू उंडेली जा रही है, शंकु का आकार में वृद्धि होती जा रही है। शंकु का जब आकार बढ़ेगा तो क्या होगा, उसकी ऊंचाई बढ़ेगी, त्रिज्या बढ़ेगी, उसका आयतन बढ़ेगा। और आयतन किस दर से है, 13 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से। और जो ऊंचाई है उसकी हमेशा जो ऊंचाई होगी, ऊंचाई बढ़ रही है, उसका त्रिज्या का 1/6वां भाग, उस हिसाब से ये बढ़ रही है यहाँ पर। और उसकी ऊंचाई में किस गति से वृद्धि हो रही है, यानी कि समय के सापेक्ष उसकी ऊंचाई भी बढ़ेगी। तो dh/dt, यानी कि ऊंचाई में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जबकि ऊंचाई उसकी क्या है, प्रारंभ में 4 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार सबसे पहले लिखते हैं हम h बराबर 4 सेंटीमीटर, ये हमको दिया गया है। हमने ये मान लिया है कि माना बालू से निर्मित शंकु की ऊंचाई h मान ली, त्रिज्या r मान ली, और आयतन को हमने कैपिटल V ले लिया है।
तो h बराबर 4 सेंटीमीटर दिया गया है और उसके बाद शंकु की ऊंचाई, जो हमारा शंकु का निर्माण हो रहा है उसकी ऊंचाई वो त्रिज्या का 1/6वां भाग है, यानी कि 1/6 इंटू आर। यहां से हम आर का मान निकाल रहे हैं। आर का मान कितना हो जाएगा 6h, आर बराबर 6h। और क्या दिया गया है प्रश्न से कि आयतन में परिवर्तन, इस दर से आयतन बढ़ रहा है, किस दर से 13 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से आयतन में वृद्धि हो रही है। तब हमको ऊंचाई, जो शंकु की ऊंचाई बढ़ रही है उसमें परिवर्तन ज्ञात करना है। उसके बाद हम जानते हैं कि शंकु या बालू से निर्मित शंकु का आयतन का क्या फॉर्मूला होता है। आयतन को हमने v माना है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा आयतन का फॉर्मूला होता है शंकु का आयतन। अब इस शंकु के आयतन का हमको डिफरेंशियल करना है, अवकलन करना है। अवकलन किसके रेस्पेक्ट में किया जाए, टी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमको dv/dt दिया गया है, ये यूज में लेना है और साथ में dh/dt ये ज्ञात करना है। तो यहां पर dv/dt हमको दिया गया है, dh/dt ज्ञात करना है, तो इसका मतलब आर स्क्वायर का कोई काम ही नहीं है इस जगह पर। अगर हम टी के सापेक्ष डिफरेंशियल करें तो यहां पर ध्यान दीजिए आर और एच दोनों को दोनों अज्ञात राशि है, किसके सापेक्ष डिफरेंशियल किया जाए। यहां पर जब तक या तो आर यहां से नहीं हटेगा या फिर एच हटाना है, कोई ना कोई एक को तो यहां पर हमको गायब करना होगा। आर स्क्वायर को करो या फिर एच को करो। अब किसको गायब करना है, dh/dt। अगर हमने h गायब कर दिया, यानी कि यहां से h का मान 1/6 इंटू आर या r/6, h का मान अगर हमने इसमें रख दिया तो हमारा जो सूत्र है वो v में और r में रह जाएगा। किस में रह जाएगा, v में और r में। और v और r में अगर रह जाएगा तो dh/dt ज्ञात नहीं होगा। अगर हमने r का मान 6h रख दिया, इसी समीकरण से, दी गई समीकरण से r बराबर 6 जिसमें रख दिया, तो हमारी समीकरण v और h में रह जाएगी। तो अवकलन करने पर ये मान भी हमको पता है और ये हमको ज्ञात करना है। r का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। तो अगले स्टेप में डिफरेंशियल करने से पहले हमको r का मान रखना होगा, r को गायब करना होगा। r का मान कितना है 6h, यानी कि 6h का होल स्क्वायर इंटू h, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, यानी कि यहां से 1/3 पाई 36h स्क्वायर और डॉट h, यानी कि 12 पाई h क्यूब। क्या है ये, इस शंकु का आयतन। कब, जब ऊंचाई त्रिज्या का 1/6वां भाग है, तब ये इस शंकु का आयतन आएगा 12 पाई h क्यूब, केवल ऊंचाई के रूप में। अब हमको t के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है, तो लाइन लिखनी होगी t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो v का हो जाएगा dv/dt, 12 पाई कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे। h क्यूब का डिफरेंशियल कर रहा हूं 3h स्क्वायर और h का dh/dt, ये t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो गया। अगले स्टेप में 36 पाई h स्क्वायर, h का मान कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर, तो हम इसमें रखेंगे 4 का स्क्वायर डॉट dh/dt हमको ज्ञात करना है। या देखेंगे कि बालू के शंकु की ऊंचाई में किस गति से वृद्धि हो रही है, तो dh/dt हमको यहां पर ज्ञात करना है। dv/dt का मान क्या है 13 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो यहां पर रखेंगे हम 13। उसके बाद इस जगह पर लिख रहा हूं या dh/dt
बराबर 13/36 पाई और 4 का वर्ग 16। यहां पर देखिए ये dv अपॉन dt जो दे रखा है ये 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है, तो इस जगह पर भी हमको 12 करना होगा और यहां पर क्या है 12, इस जगह पर 12 करेंगे तो यहां से ये 3 बार कटेगा, तो हमारा जो आंसर आएगा आयतन में परिवर्तन, ऊंचाई में परिवर्तन आएगा वो आएगा 1/48 पाई और इसकी जो यूनिट होगी क्या होगी, h की तो है हमारी सेंटीमीटर पर सेकेंड, dh अपॉन dt। लास्ट में लाइन क्या लिखनी होगी कि अतः बालू से निर्मित शंकु की ऊंचाई में 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से वृद्धि। 10वां क्वेश्चन देखिए कि किसी वस्तु की x इकाइयों की कुल आय हमको Rx बराबर 13x² प्लस 26x प्लस 15 समीकरण द्वारा दी गई है, तब सीमांत आय यानी कि सीमांत आय क्या होता है, जो हमारे समीकरण है उसका एक बार डिफरेंशियल कर दीजिए, यानी कि r डैश x या फिर इसको dr/dx, इसका x के सापेक्ष डिफरेंशियल करना है, वही हमारी सीमांत आय होगी। अब कितनी इकाई के लिए, यहां पर कह रहा है कि x बराबर 15 के लिए ज्ञात कीजिए, तो समीकरण का यानी कि जो कुल आय है उस वाली समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करने पर यानी कि r डैश x या फिर dr/dx लिख सकते हैं। r डैश x बराबर 13 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 13 कांस्टेंट है प्लस 26 इंटू एक्स का डिफरेंशियल प्लस 15 को बाहर ले सकते हैं, 1 का डिफरेंशियल कर सकते हैं या फिर 15 का पूरे का 0 हो जाएगा। यहाँ पर 13 इंटू 2x, एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष 2x, 26 इंटू 1 x का x के सापेक्ष होता है डिफरेंशियल 1, 15 का क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर बराबर 26x प्लस 26 यानी कि 26x प्लस 1, ये क्या है हमारा r डैश x यानी कि सीमांत आय। x बराबर 15 के लिए, x बराबर 15 के लिए सीमांत आय इनमें में लिखेंगे कि x बराबर 15 के लिए सीमांत आय बराबर हो जाएगी 26 इंटू एक्स की जगह पर डिफरेंशियल करने के बाद जो भी डिफरेंशियल आता है उसमें x का मान 15 रख देंगे। 26 इंटू कितना हो जाएगा 16 यानी कि इसका गुणा करेंगे 416 रुपए, यानी कि r डैश x कितना रहा है r डैश 15 कितना रहा है 416 रुपए, ये जो होगी हमारी सीमांत आय। आगे देखिए एक्सरसाइज 8.2 जो एक्सरसाइज है उसके अंदर कौन सा टॉपिक है, यहाँ पर 2 टॉपिक है, एक तो वर्धमान फलन और एक ह्रासमान फलन। वर्धमान से मतलब होता है किसी फलन में वृद्धि होना, यानी कि फलन कैसा होना इंक्रीज होना यानी कि बढ़ना, कि कौन से फलन में तो वृद्धि हो रही है और कौन सा फलन में ह्रास हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ह्रासमान फलन डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी कौन सा फलन में वृद्धि हो रही है कौन से फलन में ह्रास हो रहा है। और यहां पर इसकी परिभाषा देखेंगे वर्धमान फलन की एक फलन हमको फलन दिया जाएगा या तो y के बराबर दिया जाएगा या फिर fx के बराबर दिया जाएगा, जैसे कि y बराबर ऐसा फलन x³ प्लस 3x² प्लस 1 कुछ भी दिया जाएगा, एक फलन दिया जाएगा, या इसको fx के बराबर भी लिख सकते हैं, fx भी दिया जा सकता है। तो एक फलन f बोल लो चाहे y बोल लो, y बराबर fx एक खुला अंतराल यानी कि ओपन इंटरवल इस तरह का ये क्लोज होता है और ये कैसा होता है ओपन होता है, और ओपन इंटरवल a से b, इस जगह पर फॉर्मूले के हिसाब से a से b है, अन्यथा 1 से 4 कुछ भी हो सकता है।
तो एक फलन y बराबर एफ एक्स खुला अंतराल या a से b में वर्धमान फलन कहलाएगा। कब कहलाएगा? यदि इस अंतराल में फलन का डिफरेंशियल, जो फलन हमको दिया जाता है उसका हमको एक बार अवकलन करना है, और एक बार अवकलन करने के बाद यदि वो पॉजिटिव सिद्ध हो जाए, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है एफ डैश एक्स धनात्मक है। ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से बड़ा आ रहा है। एफ डैश कैसा आ रहा है? 0 से बड़ा, यानी कि धनात्मक। 0 से बड़ा कैसा होता है? धनात्मक होता है। या फिर इसको ऐसा बोल लो, dy बटे, अगर प्रश्न y के बराबर है तो dy बटे dx ग्रेटर देन 0, अथवा एफ डैश एक्स बराबर पॉजिटिव या dy बटे dx बराबर पॉजिटिव। कहने का मतलब ये है कि अगर वर्धमान ह्रासमान का क्वेश्चन आता है तो हमको एक बार डिफरेंशियल करना पड़ेगा। एक बार अवकलन करने के बाद हम उसमें जांच करेंगे कि फलन का अवकलन कैसा आ रहा है। अगर वो धनात्मक आता है, पॉजिटिव आता है, तो वो फलन कैसा होगा? वर्धमान होगा, यानी कि उसमें वृद्धि होगी। और जिस फलन में फलन का जो डिफरेंशियल है एफ डैश एक्स, वो अगर नेगेटिव आता है, लेस देन 0 से तात्पर्य है कि 0 से छोटा, यानी कि नेगेटिव, यानी कि एफ डैश एक्स अगर नेगेटिव आता है तो हमारा क्या होगा? फलन ह्रासमान फलन होगा। उसमें क्या होगी? ह्रास होगा, कमी होगी उसमें। उसके बाद देखिए, एक नोट देखिए कि ऐसे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए देखिए, अंतराल ज्ञात करने के लिए हमसे कई बार ऐसा पूछेगा कि अंतराल ज्ञात करो। ये अंतराल इस तरह का अंतराल ज्ञात करो जिसमें फलन वर्धमान है, फलन दिया जाएगा, और ह्रासमान है। वह अंतराल ज्ञात करो जिसमें दिया गया फलन एफ एक्स वर्धमान और ह्रासमान है। इसी क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमको एफ डैश एक्स निकालना होगा। एफ डैश एक्स निकालने के बाद उस फलन को या उसके अवकलन को 0 के इक्वल रखेंगे। 0 के इक्वल रखने के बाद, जैसे इस समीकरण का हमने अवकलन किया है, तो इसका अवकलन आएगा 3x² प्लस 6x, ये आएगा। और इसको हम 0 के इक्वल रख देंगे। एफ डैश एक्स आ गया ये, इसको 0 के इक्वल रख देंगे। और 0 के बराबर रखने के बाद हमको x के मान ज्ञात करने हैं। कहीं पर द्विघात बनेगी, कहीं पर त्रिघात समीकरण बनेगी। उसके बाद x के जो मान आएंगे, x के जो मान ज्ञात होंगे, इस जगह पर x कॉमन आएगा तो एक तो आंसर आएगा x बराबर 0, और एक दूसरा आंसर आ जाएगा x बराबर -2। तो यहाँ पर जो भी मान आएंगे x के, उनको बोलते हैं हम क्रांतिक बिंदु। फलन का एक बार अवकलन करके 0 के बराबर रख देंगे, और जो भी x के मान आएंगे समीकरण से, वो हमारे क्रांतिक बिंदु कहलाएंगे। और क्रांतिक बिंदुओं को उसके बाद हमको संख्या रेखा, वास्तविक संख्या रेखा माइनस अनंत से प्लस अनंत में दर्शाएंगे। दर्शाने के बाद हमारे जो अंतराल है वो विभक्त हो जाते हैं। उसके बाद हम जांच कर लेंगे कि कौन सा अंतराल कैसा है, वर्धमान है, कौन से अंतराल में हमारा प्रश्न में वृद्धि हो रही है फलन में, या फिर कौन से में कमी हो रही है। इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा। तो वर्धमान की जो कंडीशन है वो याद रखनी है, जिस फलन का अवकलन धनात्मक आता है, इतना ध्यान रखेंगे, और जिस फलन का अवकलन ऋणात्मक आता है वो फलन ह्रासमान फलन कहलाता है। 8.2 का पहला क्वेश्चन देखिए किस तरह का क्वेश्चन है। 8.2 में तो पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर x², ये हमको एक फलन दिया गया है एफ एक्स बराबर x²। अंतराल 0 से अनंत में तो वर्धमान है, इसमें वृद्धि हो रही है। 0 से अनंत में तो इसकी वृद्धि होती है, और अंतराल माइनस अनंत से 0 में हमेशा इसका ह्रास होता है, कमी हो रही है। तो किस तरह से इसको सिद्ध करेंगे? दिया गया फलन, क्या लिखना है? दिया गया फलन एफ एक्स बराबर x²। एक बार डिफरेंशियल कर रहा हूं x के सापेक्ष, लाइन लिख देंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अवकलन क्या हो जाएगा इसका? 2x। अब देखिए क्रांतिक बिंदु निकाल रहा हूं मैं।
वर्धमान या ह्रासमान के लिए वैसे अंतराल ज्ञात करने की यहाँ आवश्यकता है नहीं, अंतराल ऑलरेडी इसमें दिए गए हैं और इसमें पूछ रहे हैं कि इसमें वर्धमान है इस अंतराल में और इस अंतराल में इसका या ह्रासमान है। तो इस वर्धमान या ह्रासमान के लिए इस काम की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, एफ डैश एक्स बराबर 2x निकाल सकते हैं। तो ये अंतराल कहाँ से आए वो कैसे ज्ञात कर रहे हैं वो देखिए। वर्धमान या ह्रासमान के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0 करेंगे, यानी कि एफ डैश एक्स हमारा कितना आया 2x, x के सापेक्ष अवकलन 2x आया बराबर 0। यहां से x बराबर 0 जो क्या है लाइन लिख देंगे जो क्रांतिक बिंदु है। इस क्रांतिक बिंदु को हमको क्या करना है संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। ये वास्तविक संख्या रेखा है हमारी माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत। इसमें ये 0 हमने अंकित कर दिया, 0 को हमने संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया। तो हमारे यहाँ पर 2 अंतराल बनते हैं। एक अंतराल तो ये रहा, कौन सा, माइनस अनंत से 0 ये वाला। अगर हमसे अंतराल पूछे तो इस तरह से हम ज्ञात करेंगे। वैसे पहला अंतराल हो जाएगा यहाँ पर माइनस अनंत से 0 और दूसरा अंतराल जो बनेगा वो बनेगा 0 से अनंत, 0 से अनंत। अब देखिए एफ डैश एक्स हमारा कितना आया था 2x। वैसे इस काम की कोई आवश्यकता है नहीं, यहां से आगे मैं हल कर रहा हूं। एफ डैश एक्स बराबर 2x आ गया। अब एक नंबर जो अंतराल है कौन सा है, अंतराल 0 से अनंत, 0 से अनंत में। अब ध्यान देंगे 0 से अनंत का मतलब होता है जिसमें 0 शामिल नहीं है और अनंत शामिल नहीं है, यानी कि 0 से बड़े बड़े मान। 0 से अनंत वाला जो हमारा अंतराल है वो ये है इधर की साइड, 0 से अनंत। अब इसके अंदर 0 से अनंत के अंदर सारी की सारी संख्याएं कैसी होती है, 0 से अनंत के अंदर सारी की सारी संख्याएं कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। कैसी होती है, पॉजिटिव। 0 से अनंत के बीच में से कुछ भी मान एफ डैश एक्स में रख दे अगर, तो 2x कैसा आएगा, यानी कि इसमें से ये हमारे x के मान हो गए, ये वाले x का मान 0 से अनंत के बीच में से कुछ भी रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, 5/2 रख लो, 11 रख लो, कुछ भी रख सकते हो। अगर इसमें रखेंगे एफ डैश एक्स में तो 2x 2 गुणा जो भी हम मान रखेंगे इसके बीच का वो कैसा आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। यानी कि जब 2x पॉजिटिव है तो 2x किसके बराबर है, एफ डैश एक्स के बराबर है। यानी कि जो फलन का अवकलन है वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यानी कि इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एफ डैश एक्स बराबर पॉजिटिव या फिर बराबर धनात्मक। या एफ कैसा है, 0 से अनंत में वर्धमान फलन है। वर्धमान फलन की डेफिनेशन पढ़ेंगे आप, उसमें क्या लिखवाया था कि अगर किसी फलन का अवकलन ग्रेटर देन 0 यानी कि धनात्मक आता है जिस भी अंतराल में, तो उस अंतराल में वह फलन कैसा होगा, वर्धमान होगा। सेकंड क्या है, सेकंड क्या सिद्ध करना है हमको, कि अंतराल, कौन सा अंतराल, माइनस अनंत से 0, अंतराल माइनस अनंत से 0 में 2x कैसा है, माइनस अनंत से 0 का हमारा ये इंटरवल होता है, ये वाला माइनस अनंत से 0। और ये जो होता है ये संख्या रेखा यहां से लेकर यहां तक के बीच के मान सारे कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो माइनस अनंत से 0 के बीच में से अगर कोई भी मान x का इसमें रखें 2x में, तो 2x पूरा कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा।
यानी कि 2x अगर ऋणात्मक है तो 2x किसके बराबर है, f डैश x के बराबर है। 2x किसका मान है, f डैश x का। तो f डैश x कैसा हो गया, ऋणात्मक। या लास्ट में लाइन लिखनी है कि f माइनस अनंत से 0 में निरंतर हास्यमान फलन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि सिद्ध कीजिए कि fx बराबर a की पावर x, fx बराबर a की पावर x, ये हमको फलन दिया गया है। तो सिद्ध क्या करना है कि ये फलन, ये वाला फलन a की पावर x अंतराल r में क्या है, हास्यमान है। यानी कि a की पावर x जो फलन है इसका r में क्या हो रहा है, हास हो रहा है। r अंतराल r से क्या मतलब है, r का मतलब होता है रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब माइनस अनंत, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं r को माइनस अनंत से प्लस अनंत। काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं हमारे मुंह से बोलती हैं वो सारी की सारी संख्याएं कैसी होती है, रियल नंबर। यानी कि r का मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो माइनस अनंत से प्लस अनंत सारी वास्तविक संख्याओं, जो भी संख्या आप बोल सकते हैं उसमें सब में ये कैसा है, हास्यमान है। ये हमको सिद्ध करना है। यहां पर एक कंडीशन देखेंगे कि जो ये a है, a ये कैसा है, 0 से 1, a का मान कहां से लिया है, 0 से 1 के बीच में से। 0 से 1 के बीच के मान कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब देखिए fx बराबर a की पावर x, सबसे पहले लिखेंगे हम दिया गया फलन। उसके बाद लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अगर लाइन ये नहीं लिखेंगे तो नंबर कटेंगे। fx बराबर f डैश x बराबर हो जाएगा a की पावर x का डिफरेंशियल होता है a की पावर x log a। a की पावर x का अवकलन होता है सूत्र a की पावर x log a। अब देखिए माइनस अनंत से प्लस अनंत यानी कि रियल नंबर r में a की पावर x log a कैसी राशि होती है, ऋणात्मक। अर्थात f डैश x जो होगा हमारा, ये जो राशि है पूरी की पूरी r में वास्तविक संख्याओं में माइनस अनंत से प्लस अनंत में कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा। यानी कि f डैश x कैसा है, ऋणात्मक है। जब f डैश x ऋणात्मक है तो f क्या लिखना है, फलन f r में, अंतराल r में हास्यमान है या हास्यमान फलन होगा। यही हमको सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि सिद्ध कीजिए कि नीचे दिए गए जितने भी प्रश्न है या फलन है उनके सामने जो दिए गए अंतराल है, प्रश्न दिया गया है, फलन और उनके सामने अंतराल दिया गया है, तो सारे के सारे प्रश्न उन अंतरालों में, अपने अपने अंतरालों में, दिए गए अंतरालों में कैसे हैं, वर्तमान है। ये हमको सिद्ध करना है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि fx बराबर log sin x। सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर log x sin x नहीं है, log sin x है। ये टोटल एक ही फलन है, log का जो एंगल है sin x, तो log sin x एक ही फलन है। यहाँ पर अवकलन करने पर u इंटू v नहीं लगाना है, log x sin x नहीं है, इस जगह पर log sin x है। और अंतराल कौन सा है हमारा, 0 से π/2 यानी कि प्रथम चतुर्थांश। तो 0 से लेकर π/2 के बीच बीच में ये फलन कैसा है, वर्धमान, ये सिद्ध करना है। तो लाइन लिखनी होगी फलन का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। वर्धमान और हास्यमान के लिए हमको अवकलन जरूर करना है। तो log sin x का अवकलन करेंगे, log sin x का हो जाएगा 1/sin x, क्योंकि log x का 1/x होता है। तो log sin x का 1/sin x, और अब करेंगे sin x का। sin x का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x। थोड़ा खोल के कर देंगे, d/dx देकर। तो यहां पर क्या आएगा, cot x। जो हमारा प्रश्न है, फलन है, उसका
एक बार x के सापेक्ष डिफरेंशियल जो आएगा कोट x आएगा। अब ध्यान दीजिए कि कोट x यानी कि f डैश x की जांच करनी है हमको, तो f डैश x जो हमारा कोट x है, कोट x 0 से 90 डिग्री में, जो हमारी टेबल है 0 से 90 डिग्री की, 0 से 90 के बीच के जो भी मान हम इसमें रखेंगे कोट x में, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और भी कुछ रख सकते हैं, 50 डिग्री, तो सारे के सारे जो मान आएंगे कैसे आएंगे, धनात्मक आएंगे। वैसे भी हमारी जो टेबल है 0 से 90 डिग्री वाली प्रथम चतुर्थांश की, वो हमेशा कैसी है, पूरी की पूरी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर 0 से π/2 में क्या लिखना है, 0 से π/2 में कोट x हमेशा कैसा रहेगा, धनात्मक रहेगा। जो हमारा चतुर्थांश है उसमें ये प्रथम चतुर्थांश होता है जिसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे त्रिकोणमितीय फलन 6 के 6 पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर कोट x भी कैसा होगा, पॉजिटिव। ये होता है हमारा 0 से π/2 के बीच का अंतराल प्रथम चतुर्थांश। इसमें कोट x धनात्मक है, दो मिनट खड़ी जा, 1 मिनट बस, वहां खड़ी जा। तो 0 से π/2 में कोट x पॉजिटिव हो गया, यानी कि कोट x क्या है, हमारा अवकलन है फलन का, जो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अगर ग्रेटर देन 0 से प्रॉब्लम आती है तो बराबर पॉजिटिव लिख सकते हो। और इस कंडीशन से हम कह सकते हैं, ये वाली जो कंडीशन है डेफिनेशन लिखवाई थी उसमें देखिए, ये कंडीशन किसकी है, वर्धमान की है। अगर लेस देन 0 आता तो वो किसकी कंडीशन होती, ह्रासमान की होती। इस जगह पर क्या लिखना है, अतः फलन f अंतराल 0 से π/2 में वर्धमान फलन हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि fx बराबर x की पावर 100 प्लस sin x प्लस 1, ये हमको फलन दिया गया है और इसके सामने जो अंतराल दिया गया है वो क्या है, 0 से π/2। इस अंतराल में ये फलन वर्धमान है, ये सिद्ध करना है। तो फलन का x के सापेक्ष अवकलन करने पर x की पावर 100 का 100x की पावर 99 और sin x का डिफरेंशियल होता है cos x, और 1 का डिफरेंशियल हो गया यहां पर 0। अब देखिए 0 से π/2 क्या अंतराल है हमारा, 0 से π/2 में 100x की पावर 99, 0 से π/2 के बीच में कुछ भी मान सोच लो, π/4, π/6, π/3 और भी बहुत सारे होते हैं। अगर इसमें x की जगह रखें, मान के चलो इसके बीच में π/4 रख रहे हैं हम, तो क्या आएगा, ये पूरा पॉजिटिव आएगा। अगर π/4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई की पावर 99/4 की पावर 99। यहाँ पर माइनस का कोई काम है ही नहीं इस जगह पर। तथा इसी अंतराल में cos x कैसा होता है, cos x धनात्मक होता है। जो हमारा डिफरेंशियल आया है इसमें ये वाला पार्ट क्या हो गया, पॉजिटिव सिद्ध हो गया इस अंतराल में, और cos x जो है ये ऑलरेडी पॉजिटिव होता है। प्रथम चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़, यानी दो धनात्मक संख्याओं का जोड़ 100x की पावर 99 और cos x, इन दोनों का जोड़ भी कैसा होगा, धनात्मक होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। और ये किसके बराबर है, ये f डैश x के बराबर है। ये फलन का हमारा अवकलन है, जो कैसा आया, पॉजिटिव आता है, ग्रेटर देन 0 आता है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। और ये वाली कंडीशन किसकी होती है, वर्धमान की। ये फॉर्मूला किसका है, वर्धमान का, यानी कि लास्ट में लाइन लिखनी है, अतः f अंतराल 0 से π/2 ऐसे लिखना है, में वर्धमान फलन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, fx बराबर x - 1
इंटू ई की पावर एक्स प्लस 1, ये फलन हमको दिया गया है और हमको सिद्ध क्या करना है कि इस अंतराल में x ग्रेटर देन 0 में फलन कैसा है, वर्धमान है। इस अंतराल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब होता है x पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है x, तो इसको लिख सकते हैं हम x बिलोंगिंग टू 0 से अनंत। ये है हमारा अंतराल जो हमने संख्या रेखा बनाई थी, ये वाली माइनस अनंत प्लस अनंत, और ये क्या है 0 है। तो ये जो होता है ये वाला, ये लाइन जो होती है ये होती है x ग्रेटर देन 0 की, और ये लाइन जो होती है वो होती है x लेस देन 0 की, और ये होता है x इज इक्वल टू 0। तीन ही कंडीशन होती है, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पर हमको इसको लिख सकते हैं हम 0 से अनंत, इसको माइनस अनंत से 0, तो ये अंतराल है हमारा 0 से अनंत। अब हम फलन का अवकलन कर ले, या तो इससे कर लो या इस, बात वही है, एक ही बात है। तो फलन का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन कर रहा हूं इस जगह हमको u इंटू वी मेथड से अवकलन करना होगा। u इंटू वी मेथड क्या होता है, x माइनस 1 किसी एक फलन को ऐसा की ऐसा लिख देंगे, दूसरे फलन यानी कि e की पावर x का हम अवकलन करेंगे, क्या हो जाएगा, e की पावर x का डिफरेंशियल होता है e की पावर x प्लस, अब e की पावर x को दूसरे फलन को ऐसा कैसा लिख दिया, और पहले वाले का अवकलन करेंगे। अब इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 1 x का 1 माइनस 0 यानी कि 1 होगा। तो एक बार ये छोड़ा है, इसका अवकलन कर दिया, प्लस एक बार ये छोड़ा है, अब की बार इसका डिफरेंशियल हो गया, प्लस ये जो 1 है प्रश्न में, इसका डिफरेंशियल क्या हो गया, 0, अचर है, इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। यहाँ पर हल करने के लिए हम थोड़ा छोटा कर लेंगे f डैश x को, छोटा करने के लिए e की पावर x कॉमन ले रहा हूं मैं, x माइनस 1 इधर बचेगा यहां से यहां तक, और 1 यहां बचेगा। तो जो हमारा प्रश्न है, फलन है, उसका डिफरेंशियल हमारा ये आएगा f डैश x। अब ध्यान दीजिए, x ग्रेटर देन 0 बोल लो चाहे ये बोल लो, 0 से अनंत यानी कि ये वाला, इसमें जो है सारे के सारे x के मान कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं इसमें x के मान, और उन x के मानों को, पॉजिटिव मानों को इसमें अगर रखा जाए तो कैसा होगा, पूरा का पूरा धनात्मक होगा। दूसरे तरीके से सोच लीजिए कि x ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है x 0 से बड़ा है यानी कि धनात्मक है, x कैसा है, धनात्मक मान है। तो x जब धनात्मक है तो ये क्या है, x धनात्मक, e की पावर धनात्मक। अब देखिए ये धनात्मक का गुणा हम e की पावर धनात्मक से करेंगे, चरघातांकी फलन जो होता है वो हमेशा वैसे ऑलरेडी पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पर ये टोटल राशि जो होगी धनात्मक के लिए, मान के चलो 5 ले लेते हैं, तो 5 e की पावर 5, 6 e की पावर 6, 2/3 e की पावर 2/3। तो x का मान इसमें से कुछ भी रख लो पॉजिटिव में से, ये टोटल जो है x e की पावर x कैसा होगा, धनात्मक होगा। खोल के भी लिख सकते हैं किस तरह से, कि चूंकि x ग्रेटर देन 0, x क्या है, धनात्मक है, दिया गया है, अंतराल है हमारा, और e की पावर x ये भी धनात्मक होगा। जब ये दोनों धनात्मक है तो इन दोनों धनात्मक संख्याओं का गुणनफल भी धनात्मक होगा। तो गुणनफल धनात्मक होगा तो ये गुणनफल किसके बराबर है, f डैश x के बराबर है, जो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और ये कंडीशन किसकी है, वर्धमान की। लास्ट की लाइन आप लोग लिख सकते हैं कि अतः f कॉमा लगाएंगे, अंतराल x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, वर्धमान फलन होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, जो हमारा फलन है f(x) बराबर, वो क्या है, एक त्रिघात समीकरण है, त्रिघात व्यंजक है, जिसमें 3 घात का समीकरण दिया गया है, f(x) बराबर ये हो गया। अब इस त्रिघात व्यंजक को हमको प्रत्येक रियल नंबर के लिए क्या सिद्ध करना है, वर्धमान सिद्ध करना है।
तो वर्धमान सिद्ध करना है तो हमारा अंतराल क्या है, माइनस अनंत से प्लस अनंत, यानी कि वास्तविक संख्या रेखा, यानी कि आर का नेगेटिव पॉजिटिव सारे मानों के लिए माइनस अनंत से प्लस अनंत की जो ये संख्या रेखा होती है वो वास्तविक संख्या रेखा होती है, रियल नंबर वाली रेखा होती है। इसके अंदर इस संख्या रेखा में यानी कि आर में सब तरह के मान होते हैं, रूट वाले होते हैं, परिमेय अपरिमेय होते हैं, ऋणात्मक धनात्मक होते हैं, बटे वाले होते हैं। तो सारे के सारे मान इसमें इसको संतुष्ट करेंगे, यानी कि कहने का मतलब ये है कि उन सभी मानों में ये कैसा होगा, वर्धमान होगा। अब उसके लिए देखते हैं, लाइन लिख लेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x क्यूब का कर दिया 3x स्क्वायर, इसका हो जाएगा 12x, इसका हो जाएगा 12, एक का डिफरेंशियल हो गया 0। अब हम ये हमारा f डैश x आ गया। ज्यादा से ज्यादा इसमें हम क्या कर सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं। अब इसमें अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो गया, अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि x का ऐसा कौन सा मान है जिसको रखने से, अगर मैं मान के चलो 1 रखता हूं x का मान, क्योंकि 1 क्या है, 1 हमारी वास्तविक संख्या है, कुछ भी रख सकता हूं मैं इसमें x का मान कुछ भी रखो, ये टोटल हल करने पर धनात्मक आना चाहिए, कुछ भी, यानी कि r वास्तविक संख्या में से मैं 1 रख रहा हूं, दिया जाएगा 3 माइनस 12 प्लस 12, 12 से 12 कट जाएगा 3 आ जाएगा। लेकिन अब इस हम संतुष्ट नहीं हो रहे हैं एक मान से, बहुत मान है, अनंत मान है, कहां तक रखेंगे, कोई ना कोई मान तो ऐसा होगा जिसको रखने से यहाँ पर x का मान उसको रखने से यहाँ पर नेगेटिव हो जाए। उसके लिए जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करेंगे, कुछ अंदाजा यहाँ पर नहीं लग रहा है तो हमको होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, होल स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, देखिए इसमें 3 मैं कॉमन ले रहा हूं तो क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। जैसे ही हम 3 कॉमन लेंगे f डैश x हमारा ये है। अब इसमें ध्यान देंगे, अभी भी हम अंदाजा नहीं लगा सकते, तो इसमें एक लास्ट काम ये है जिसको हमको ध्यान रखना है कि हम पूर्ण वर्ग बनाएं। तो ये किसका होल स्क्वायर है, यहां से लेकर यहां तक किसका होल स्क्वायर है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया। ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो यही आएगा। अब देखिए, अब आप लोग ये बताइए कि ये राशि कैसी है, 3 पॉजिटिव है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, अगर ऊपर होल स्क्वायर लग गया, अंदर चाहे कुछ भी हो, ऊपर अगर होल स्क्वायर लग गया तो इसका मतलब समझ जाओ वो राशि धनात्मक ही आएगी। x का मान कुछ भी रखो, r में से कोई सी भी वास्तविक संख्या रखो, यहां पर x का मान वर्ग करने पर हमेशा वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो 3 पॉजिटिव है और ये संख्या, ये राशि कैसी है, पॉजिटिव है। तो क्या लिखेंगे कि चूंकि x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर कैसा है, पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, धनात्मक है ये, तो यहां से 3 गुणा x माइनस 2 का होल स्क्वायर भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। दोनों पक्षों को 3 से गुणा कर दिया, तो यहां पर ये किसका मान है, f डैश x का मान। तो f डैश x कैसा हो गया, यहाँ पर धनात्मक पॉजिटिव हो गया। या f क्या लिखेंगे लास्ट में, या f कॉमा लगाएंगे, r में रियल नंबर में या वास्तविक संख्याओं में कैसा है, वर्धमान फलन है या निरंतर वर्धमान फलन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्या इसमें सिद्ध कीजिए कि नीचे दिए गए फलन यानी कि प्रत्येक प्रश्न उसके सामने दिए गए अंतरालों में हासमान है। अब की बार क्या करना होगा, अब की बार जो हमको फलन दिया गया है उसको नेगेटिव सिद्ध करना है, ऋणात्मक सिद्ध करना है उसके अवकलन को। तो अवकलन कर रहे हैं, सबसे पहले लाइन लिख देंगे यहाँ पर, तो f डैश x बराबर आएगा tan इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का अवकलन करने का सूत्र होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का डिफरेंशियल हो गया यहाँ पर 1। अंतराल क्या दिया गया है, हमारा अंतराल है x का मान रियल नंबर,
सारी वास्तविक संख्याएं। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अभी हम कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये कैसी राशि आएगी, ये कैसी आएगी। अगर मान के चलो ये पॉजिटिव आ गई, 2 आ गई, इसका मान 2 आ गया, तो 2 में से 1 को घटाएंगे, 2 में से 1 को घटाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा, उस जगह पर हम वर्धमान सिद्ध हो गया। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, आगे बढ़ना होगा। अभी हम अंदाजा नहीं लगा सकते, तो 1 + x² हम एलसीएम इसमें ले सकते हैं। तो हमने एलसीएम लिया तो आ जाएगा 1 - एलसीएम लिया है तो इसका गुणा इससे करेंगे, साथ में माइनस भी लगाना है, तो माइनस का 1 और माइनस का ही x², यहाँ 1 से 1 कट गया। तो दोनों फलनों को हमने दोनों का अवकलन करके उन दोनों फलनों को एक में किया है। अभी अलग अलग में हम अंदाजा नहीं लगा सकते, सिद्ध नहीं कर सकते। तो हमने एक करके दोनों फलनों को एक करके अब हम सिद्ध कर सकते हैं ये चीज। क्या बच रहा है, माइनस का x² बटे 1 + x²। ये लीजिए, आप लोग बता सकते हो। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर संख्या है, ये टोटल, ये ब्रैकेट के अंदर संख्या कैसी है, धनात्मक है। x² कैसा है, पॉजिटिव है। ये x² कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव में 1 जोड़ेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव बटे पॉजिटिव क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और उसको नेगेटिव से, माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये संख्या अंदर की तो पॉजिटिव है, बाहर माइनस लग रहा है, इसका मतलब नेगेटिव हो जाएगी, हास्यमान सिद्ध हो जाएगा। ये माइनस है ये वाला। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि चूंकि x² धनात्मक है, ये हम जानते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक होता है। 1 + x² भी धनात्मक होगा। अगर किसी धनात्मक संख्या में x² में 1 जोड़ दिया जाए, धनात्मक संख्या ही जोड़ दी जाए, तो क्या होगी, वो धनात्मक होगी। तो x² बटे 1 + x², ये टोटल राशि कैसी होगी, धनात्मक हो जाएगी। धनात्मक बटे धनात्मक क्या हो गया, धनात्मक ही होगा। और अगर इसको हम माइनस से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा। दोनों साइड माइनस से गुणा कर दिया तो असमीका का चिन्ह बदल जाता है। यानी कि ये माइनस हमने इधर लगाया है, तो जैसे ही हमने माइनस लगाया है तो ये पूरी राशि ऋणात्मक हो जाएगी, <0 हो जाएगी, 0 से छोटी हो जाएगी। और ये पूरी राशि किसके बराबर है, f' के बराबर है, जो कैसा आता है, नेगेटिव आ रहा है, बराबर नेगेटिव लिख देंगे। या f(x बिलोंगिंग टू r) में क्या लिखेंगे, f(x बिलोंगिंग टू r) में निरंतर आसमान फलन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, fx बराबर sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x, ये हमारा फलन है। 2 प्रश्न जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों फलनों का जोड़ 0 से 45 डिग्री में क्या होगा, हास्यमान, यानी कि हास्यमान फलन कहलाएगा। तो हम इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं, f' बराबर sin की पावर 4 का डिफरेंशियल कर रहा हूं मैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, 4 sin³ x। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी पावर 4 का डिफरेंशियल हुआ है। sin x का भी रह रहा है, sin x का क्या हो जाएगा, इसके गुणा में cos x। उसके बाद इसका डिफरेंशियल करेंगे, प्लस 4 cos³ x, 4 आगे आ जाएगा, cos³ x। और उसके बाद cos x का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस का sin x। यहां पर देखेंगे क्या कॉमन आएगा, कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले। तो कॉमन हमारा जो आएगा 4 आएगा, एक sin x आएगा और एक आएगा cos x। अवकलन करने के बाद फलन का हमको कुछ गणनाएं करनी होंगी। अगर एलसीएम आता है तो एलसीएम लेंगे, अगर कुछ कॉमन आता है या गुणनखंड होता है तो उसको करना पड़ेगा। आगे जाएंगे, प्रश्न को जितना छोटा करेंगे उसके डिफरेंशियल को उतना ही आसान हो जाएगा सिद्ध करना, और वहीं पर हमको जाना पड़ेगा, तभी जाकर ये सिद्ध होगा। तो 4 sin x cos x हमने कॉमन लिया है, अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा इधर की साइड केवल sin² x, और यहां से यहां तक केवल माइनस का cos² x बचेगा, बराबर 2 × 2 लिख रहा हूं मैं इसको, 4 को sin x cos x। उसके बाद इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं,
चाहे एक साथ ऊपर ले सकते हो -4, हमने +4 लिया है, -4 ले सकते हो। तो माइनस कॉमन क्यों ले रहा हूं वो देखिए, मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं तो ये हो जाएगा अंदर कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 4 को मैंने 2 गुणा 2 क्यों लिखा है वो भी देख लीजिए। तो 2 गुणा 2 लिखने का मतलब है यहां से यहां तक ये फॉर्मूला बन रहा है हमारा साइन 2x का, 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है साइन 2x। अंदर से माइनस कॉमन क्यों लिया है, कॉमन लेने के बाद देखिए कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसका फॉर्मूला है, कोस 2x का फॉर्मूला है। ये कोस 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं, उसमें एक फॉर्मूला ये होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर बीच में प्लस का चिन्ह लग गया गलती से तो इसका मान ये नहीं होगा 1 होगा, लेकिन यहां पर माइनस का चिन्ह है। आप फिर से देखिए इस पूरे को देखिए, अब 2 साइन 2x कोस 2x किसका फॉर्मूला बने गए, सोचिए, माइनस हमने लगा दिया, 2 साइन 2x कोस 2x किसका फॉर्मूला है, साइन 4x का फॉर्मूला है। अभी उसी फॉर्मूले से जब 2 साइन x कोस x था तब साइन 2x बना, और 2 साइन 2x कोस 2x है तब साइन 4x बनेगा। ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा। अब ये जो है हमारा f डैश x है, इस फलन का x के सापेक्ष एक बार डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस का साइन 4x। अब हमको सिद्ध करना है, लेकिन सिद्ध करने से पहले एक बात ध्यान से सुनिए कि यहां पर एंगल स्टार्टिंग में जो हमारा एंगल था वो x था, और हमको अंतराल जो दे रखा है वो x का ही अंतराल दे रखा है। लेकिन हमने जब डिफरेंशियल किया है, प्रश्न को छोटा किया है कॉमन वगैरह लेकर, तो उसके बाद इसका एंगल बदल गया, 4 गुना हो गया। पहले x था अब 4x हो गया। जब एंगल x था तो हमारा 0 से 45 डिग्री, लेकिन जब 4x हो गया, यहां देखेंगे कि x चूंकि जो अंतराल है हमारा वो क्या है 0 से 45 डिग्री का है, लेकिन किसके लिए है ये, x के लिए। अब हमारा अंतराल हो जाएगा 4x, तो 4x का अंतराल क्या होगा, इसका अंतराल क्या हो जाएगा, 4 से गुणा कर देंगे दोनों साइड तो 4x, 0 का करेंगे तो 0, इसका 4 से गुणा करेंगे तो पाई। तो हमारा साइन 4x यानी कि इस साइन का, इस वाले साइन का जो हमारा अंतराल होगा, इंटरवल होगा, वो 0 से पाई होगा। 0 से पाई का मतलब होता है दोनों चतुर्थांश, पहला और दूसरा। तो दोनों चतुर्थांशों में अब ध्यान दीजिए, ये हमारा चतुर्थांश है, ये पहला और ये दूसरा, ये 0 डिग्री से लेकर ये पाई है, बीच में क्या है पाई/2। तो इन दोनों चतुर्थांशों में यहां से लेकर यहां तक 0 से पाई यानी कि यहां से यहां तक दोनों चतुर्थांशों में ये साइन जो है वो कैसा होता है, धनात्मक होता है। पहले चतुर्थांश में तो सभी धनात्मक होते हैं, और दूसरा चतुर्थांश में केवल साइन और कोसेक धनात्मक होता है। कहने का मतलब इन दोनों चतुर्थांशों में ये साइन कैसा होता है, तो लिखेंगे अंतराल 0 से लेकर पाई में साइन एक्स कैसा होता है, धनात्मक होता है, साइन एक्स धनात्मक होता है, और माइनस साइन एक्स कैसा हो गया, ऋणात्मक हो गया। दोनों चतुर्थांशों को मिलाकर साइन कैसा हो गया, धनात्मक, तो माइनस साइन कैसा हो गया, ऋणात्मक माइनस साइन। लेकिन अंतराल, अब यहां लिखेंगे अंतराल 0 से 45 डिग्री में साइन 4x कैसा हो गया, धनात्मक, तो माइनस साइन 4x कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। 0 से 45 डिग्री में जो हमारा फलन का अवकलन है वो ऋणात्मक आएगा। माइनस साइन 4x कैसा हो गया, ऋणात्मक हो गया। यानी कि लास्ट की लाइन आप लोग जानते हैं, f डैश x ऋणात्मक है या f
x बिलोंगिंग टू 0 से π/4 में निरंतर हासमान फलन कहलाएगा, यह होगा। अगला क्वेश्चन है 9वां कि दिया गया फलन f(x) बराबर है 3/x + 5, जिसमें कंडीशन क्या दे रखी है कि x बिलोंगिंग टू r, यानी कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए इस फलन को हासमान सिद्ध करना है। प्रत्येक रियल नंबर के लिए यह फलन में हमेशा कमी होगी, वृद्धि नहीं होगी। लेकिन इसमें एक कंडीशन साथ में ये है, सारी रियल नंबर ले सकते हैं लेकिन जीरो छोड़कर, जीरो को नहीं लेना है। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको कि x बिलोंगिंग टू -अनंत से +अनंत -0, ये अंतराल हमको दिया गया है। इसका मतलब r है, इसमें से जीरो नहीं लेना है। तो सबसे पहले हम डिफरेंशियल के लिए लाइन लिखेंगे f' बराबर, अब इसको चाहे तो u/b से हम इसका डिफरेंशियल कर सकते हैं, अन्यथा 3 को बाहर रखो और 1/x जो बचेगा 1/x, उसका डिफरेंशियल का हमारे पास फॉर्मूला है। 1/x का डिफरेंशियल होता है -1/x², u/v से करके चेक कर सकते हो। 1/x का -1/x² प्लस 5 का अवकलन क्या होता है 0। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये क्या हो जाएगा -3/x²। अब आप लोग जानते हैं इसमें x बराबर 0 तो रखना ही नहीं है। अगर x बराबर 0 रख दिया इसमें तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, यानी कि 3/0 अनंत हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। यहाँ भी नहीं रखना है। तो इस प्रश्न के लिए x डज नॉट इक्वल टू 0 अनिवार्य है। तो यहाँ पर इसमें से कुछ भी रख लो, 0 को छोड़कर, 0 मत रखना, तो 0 को छोड़कर कुछ भी रख सकते हो, और चाहे वैसे भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि x² धनात्मक होता है। हम जानते हैं किसी भी संख्या का वर्ग धनात्मक होता है। तो 3/x² ये टोटल धनात्मक होगा, और यहाँ पर आगे लिखेंगे -3/x², ये कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। और लास्ट में क्या लिखना है, यहाँ से f'(x), ये क्या है हमारा f'(x) है, वो कैसा है, नेगेटिव है, बराबर नेगेटिव भी लिख सकते हो। अतः और ये जो कंडीशन हमारी आई है वो हासमान की कंडीशन है। और लास्ट में लिख देंगे अतः f(x) बिलोंगिंग टू r, कोमा लगाएंगे, x डज नॉट इक्वल टू 0 में हासमान फलन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, f(x) बराबर x² - 2x + 3, ये हमारा फलन दिया गया है, एक द्विघात समीकरण दी गई है। और इसमें क्या कंडीशन दे रखी है, अंतराल कौन सा दे रखा है, x < 0, यानी कि इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, x का मान 1 से छोटा है, यानी कि 1 से छोटे छोटे मान। तो इसमें संख्या रेखा पर देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आता है तो इस तरह से हम अंतराल निकाल सकते हैं। यहाँ पर 1 होता है और 1 से छोटे छोटे मान, यानी कि इधर की साइड x का जो मान है वो 1 से छोटा है, तो हमारा अंतराल हो जाएगा -अनंत से लेकर 1। अब देखिए इस अंतराल में हमको ये वर्धमान आसमान सिद्ध करना है, उसके लिए हमने डिफरेंशियल किया है, क्या आएगा 2x - 2। अब इस 2x - 2 को इसमें से ज़्यादा हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा x - 1। अब क्या करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। अब इस पूरी राशि को हमको नेगेटिव सिद्ध करना है, x का मान। अब आप लोग सोचिए कि x का ऐसा कौन सा मान इसमें रखा जाए जिससे ये पूरा पूरा नेगेटिव होता चला जाए। अगर इसमें हम 1 रखेंगे तो 1 तो रखना ही नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन नहीं है, इक्वल टू नहीं है, 1 तो रखना ही नहीं है। क्या रखना है, 1 से छोटे छोटे रखने हैं, 1 से छोटे छोटे। तो 1 से छोटा कौन सा होता है, 0 होता है। तो x का अगर मान हम 0 रखेंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा, 0 रखने से यहाँ पर -2 आएगा, नेगेटिव है। और छोटे रख लो, 1 से छोटे छोटे 0 होते हैं, -1 होता है, -2 होता है, -3/2 होते हैं, -5/2, कुछ भी रख लो इसमें x का मान यहाँ पर इस कंडीशन के हिसाब से 1 से छोटे छोटे मान। तो क्या आएगा, टोटल ये नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, बराबर 2 × x - 1 कैसा है, बराबर नेगेटिव है। कब है, जब x < 1, या f'(x) ऋणात्मक हो गया। और लास्ट की लाइन आप लोग लिख देंगे वर्धमान के। इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। देखो हमारा ये क्या है, फलन का अवकलन हो गया।
देखिए x लेस देन 1 ये हमारा दिया गया अंतराल होगा, यानी कि कंडीशन है। अब इस कंडीशन को हमको इस रूप में लेके आना है, इस वाले रूप में। इस रूप में लाने के लिए सबसे पहले मैं दोनों पक्षों को, इस समीकरण के दोनों पक्षों को 2 से गुणा कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा 2x लेस देन 2 से हमने गुणा कर दिया, उसके बाद 2x हमारा बन गया। अब हमको माइनस का 2 ये और लेके आना है, तो दोनों पक्षों में हम -2 घटा रहे हैं, 2 घटा रहे हैं। तो 2x -2 इधर लगा दिया और माइनस का 2 इधर लगा दिया, ये कट जाएगा। तो यहाँ से 2x -2 लेस देन 0 बचेगा। और 2x -2 जो है हमारा वो क्या है, 2x -2 हमारा f डैश x है। तो f डैश x इसके जगह रख देंगे लेस देन 0। कहने का मतलब कंडीशन वहीं पर आगे रुकेगी। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये सही तरीका है। लास्ट में लाइन लिख देंगे, अतः f x लेस देन 1 के लिए वासमान फलन कहलाता है।